कर देना चाहते हैं। सही बात है। जिस समय ये कह रहे हैं उस समय भी कहीं न कहीं उस थोड़ा सा अंश जो बचा हुआ है मद का, उसको भी वो नष्ट कर देना चाहते हैं। और इसलिए अब एकदम टोटल अब तक नशा नहीं, अब ना नशा हो। लेकिन कब? समय अब कहाँ ज़्यादा है। अक्सर यही होता है, हम पूरी जिंदगी ऐसे ही नशाते हैं और अंतिम समय में लगता है कि हमने पूरी जिंदगी बेकार में, मद में बर्बाद कर दी और इस दुनिया से जा रहे हैं तो खाली हाथ जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है त्रिपाठी जी, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को आपने स्पष्ट किया, जो शायद ही कहीं किताबों में ये मिले कि तुलसीदास का मैं जो है वो युवावस्था में किस रूप में था और कैसे उस मैं का विगलन जो है उनकी प्रौढ़ावस्था की रचना को जब हम विनय पत्रिका को पढ़ते हैं, अब लव नसानी अब ना नसई हो, वहाँ पर जा कर के उस मैं का, उस अहम का विगलन होता है। और यह रूप जो है, यह मुद्दा, यह बात तुलसीदास जी के स्वभाव की यह विशेषता मैं नहीं समझता कि मेरे पढ़ने में कहीं आई है। आपने एक नया जो है एक अध्ययन का विषय कि तुलसीदास के इस मैं वाले स्वरूप को भी देखे जाने की ज़रूरत है। और इस मैं को आपने आज के संदर्भ में, आज हम किस प्रकार इस मैं के कारण अपना जीवन, समय, सब कुछ जो है कैसे बर्बाद कर रहे हैं, उस विषय को आपने इससे जोड़ते हुए तुलसीदास से हमारे सामने ये बात रखी। बड़ी अच्छी बात है, हमारे दर्शक इस पर ज़रूर विचार करेंगे। और त्रिपाठी जी, एक बात और है जो तुलसीदास की रचनाओं के विषय में जो अध्ययन किया जाता है और जिसको हम कक्षाओं में या समाज में बात करते हैं इस विषय को लेकर कि समन्वयवाद क्या है, कि तुलसीदास एक समन्वयवादी कवि थे। तो ज़रा सा आप संक्षेप में, मैं चाहूँगा कि समन्वयवाद के विषय में कुछ स्पष्ट कर दें और उसके बाद फिर मैं एक और बड़े मुद्दे पर आपसे जानना चाहूँगा। लेकिन फ़िलहाल तो समन्वयवाद के ऊपर आप कुछ, इसे भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। सर्जन प्रक्रिया जो है वो समन्वय की प्रक्रिया है। ज्ञान की प्रक्रिया चीज़ों को अलगाती है। मैं उदाहरण देके बताना चाहूँगा। घर में, हर व्यक्ति के घर में सब्जी पकती है, खाना पकता है। आलू, प्याज, कोई हरी सब्जी, नमक, हल्दी, तेल, बघार के सारे सामान, ये सारे सामान अलगाए जाते हैं, अलग होते हैं। और उनमें से जब चीज़ें, कंकड़, पत्थर, दूसरी चीज़ें जो निकालते हैं वो अलगाने की प्रक्रिया है। और जब वो साफ हो गए, जब अब उनको आप मिलाते हैं तो ये बनाने की प्रक्रिया हुई। ठीक। तो साफ करना चीज़ों को और इसके बाद बनाना, यही तो समन्वय है। अब समन्वय क्या है? अब उस सब्जी में नमक जितना पड़ा है, क्या वो उसी मात्रा में आलू भी पड़ेगा? नहीं। जिस मात्रा में हल्दी पड़ी है उसी मात्रा में हरी सब्जी भी पड़ेगी? नहीं। यानी किन चीज़ों की उसके अंदर कितनी मात्रा में ज़रूरत है, उसको उसमें मिलाना ही समन्वय है। उदाहरण के रूप में आज समानता की जो बात की जा रही है कि 1 घंटे काम करे आदमी, इतना उत्पादन किया तो इतना रुपया उसको मिल जाए। एक वस्तु बनाने का 5 रुपया, 10 वस्तु बनाया 50 रुपया ले ले। ये समन्वय नहीं है एक रचनाकार के हिसाब से। रचनाकार के हिसाब से समन्वय ये है कि एक आदमी की भूख 5 रोटी और एक आदमी 5 रोटी उसको खाने को मिलना चाहिए। 8 घंटा काम करता है, अपने श्रम भर वह काम करे। हो सकता है कि एक आदमी की भूख 3 ही हो रोटी की हो और 5 रोटी वाले से ज़्यादा पैदा करे। जब वो ज़्यादा पैदा कर रहा है, ज़्यादा आप दे रहे हैं प्रोडक्शन के हिसाब से, तो स्थिति ये आएगी कि एक दिन उसके पास धन का संग्रह होगा। जबकि धन का यह जो संग्रह किया जाना, यही समाज में
ऊंच नीच, निर्बल सबल बनाए हुए है। तो एक रचनाकार की प्रक्रिया में तो समानता ये है कि जिसको जितनी मात्रा में जिस चीज की जरूरत है वह जरूरत उसको मिले। काम भी जरूरत है, यह भी तुलसी को अगर हम ढंग से पढ़ें तो हम जानेंगे कि कर्म भी इंसान की जरूरत है। तो जो कर्म करने की उसकी जरूरत है, उसका मन मांग कर रहा है, उसकी रुचि है, वह कर्म उसको मिलना चाहिए। अगर वह कर्म करने को नहीं मिलता है तो यह भी असमानता है। तो इसी कहा भी है कर्म प्रधान, हाँ, चिराखा वाली जो बात तो है। यह जो समन्वय वाली चीज है वह समन्वय का मतलब समान, यानी एक वजन एक धारिता में नहीं, बल्कि जिस चीज की जितनी वहाँ जरूरत है उतना मिलाने से वह चीज और रोचक और सुंदर और स्वास्थ्यवर्धक बने। ठीक, ये समन्वयवाद की एक नई विचारधारा आपने जो है वो सामने रखी। और एक समय चूँकि हमारा 1 घंटे का ही है, उस समय की मर्यादा है, तो एक जो बड़ी बात है तुलसीदास जी के साहित्य का उद्देश्य जो है उस पर जो कहा जाता है कि तुलसी का सारा जो सर्जन है वो लोक मंगल की भावना को लेकर है। तो ये लोक मंगल क्या है, और इस पर थोड़ा आप विस्तार से बताइए कि तुलसीदास की आखिर रचनाओं का उद्देश्य जो पढ़ाया जाता है उसको हम क्या समझें, कैसे समझें, उसकी क्या भावना है, लोक मंगल जिसको कहते हैं, उस पर आप विचार। हमारे यहाँ बात बात में अक्सर कहा जाता है लोक और वेद। जी, लोक अलग है, वेद अलग है। वदना यानी बोलना, कहना, जो कहता है वह वेदता है। लोक जो लिखता यानी बनाता है वह क्या करता है, लिखता है। जो हम कागज पर लिखते हैं जी, वह धरती पर लिखता है। और उसने लिखा तो हम देखते हैं पेड़ पौधे गेहूं लहलहाने लगते हैं, यह भी लिखना है। इसलिए वह लोक है। वह विचार को क्या करता है, उगाता है, रूप देता है। और जो वेदता है वह जो बना हुआ है उसके ज्ञान का अध्ययन, उसकी प्रक्रिया का अध्ययन करके, यही तो है जैसा मैंने कहा निर्गुण और सगुण, ये वही वाली चीज़ है। लेकिन अब लोक मंगल की जो कामना, हम जो जीवन जीते हैं, जीवन के सारे साधन लोक से हमें प्राप्त होते हैं जी, यानी जमीन से जो चीज़ें बनती हैं। इसीलिए प्रकृति, पेड़ पौधे, नदी तालाब, पहाड़, ये प्राकृतिक हैं। और इन प्राकृतिक क्षेत्र में ही मनुष्य अपनी मेहनत से प्रकृति को संतुलित करता हुआ, प्रकृति को संस्कारता हुआ, ये गेहूं मनुष्य ने संस्कारा है प्रकृति को। और फिर हम देखते हैं उसको साफ करके फिर उसको आटे को हम दड़ा देते हैं, आटे को दड़ाने के बाद फिर चालते हैं, फिर उसकी भूसी भी निकाल देते हैं, जो बचता है हम उसको सार तत्व कहते हैं और उसकी रोटी बनाते हैं। तो यही उसका परिष्कार हुआ। तो मनुष्य प्रकृति को परिष्कारता है, प्रकृति को संस्कृत करता है, सम करता है। नहीं तो प्रकृति विषम है। उदाहरण के रूप में बिजली है, एक छोटा सा बच्चा अगर बिजली को छू दे, बिजली उसको भी झटका मारेगी, और एक बड़ा आदमी छू दे उसको भी मारेगी। लेकिन अगर हम वास्तविक जीवन में देखें तो एक भूल छोटा बच्चा करता है तो हम उसको डांटते बोलते कम हैं, कई बार तो हंसी में उड़ा देते हैं। लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति करता है तो हम उसको दंड देते हैं। यही मानवीकरण है। तो प्रकृति का मानवीकरण। अब तुलसी इस लोक के मंगल की जो चाहना है कि लोक का मंगल हो, यही नीचे वाला वर्ग है, यही जमीनी दुनिया है। मंगल तो ऊपरी का तो हो ही रहा है, राजा नगर यहाँ के लोगों का मंगल है, उस वर्ग का मंगल नहीं है हो रहा है जो जमीनी है,
जो उस धूल धक्कड़ में रह करके लेकिन मनुष्य के जीवन की मूलभूत ज़रूरतें उगाता है। इस यानी मूल में रहने वाला, मनुष्य के मूल में है, इसलिए उस लोक को उजागर करना चाहते हैं। वह लोक जितना उजागर होगा, जितना खिलेगा, जितना सुंदर बनेगा, तब ही वेद का भी मंगल मुमकिन है, अन्यथा नहीं। शायद यही बात जो है वो ये भाषा के संदर्भ में हम अगर देखें कि तुलसीदास जो है वो चूँकि हम देखते हैं कि संस्कृत के भी विद्वान थे, पढ़े लिखे विद्वान थे, लेकिन रामचरितमानस जो है वो लोक भाषा में लिखते हैं। शायद उसके कारण भी, शायद नहीं, यही कारण है। क्योंकि जब तुलसीदास लिख रहे होते हैं, आप देखिए 9वीं 10वीं शताब्दी में तो संस्कृत के कितने आचार्य मिलते हैं हमें, बहुत, और संस्कृत के आचार्य तो तुलसीदास जी हैं, लेकिन तुलसीदास आचार्य अपने आचार्यत्व को कविता के माध्यम से सर्जना का माध्यम बनाते हैं। यानी अपने ज्ञान का उपयोग, इसको मैं कहना चाहूँ तो अक्सर मैं कहा करता हूँ जिसे आसानी से समझ में आ जाए अपने विद्यार्थियों को, कि देखिए मुझे 2 तरह के लोग नज़र आते हैं। एक फल खाते हैं और गुठली को फेंक देते हैं जी। एक इस तरह के लोग होते हैं कि आम खाते हैं, आम बहुत स्वादिष्ट लगा तो उस गुठली को अपने साथ लिए रहते हैं और किसी ज़मीन पर के भीतर ले जा कर के दबा देते हैं, यानी पेड़ उगाते हैं जी। तो यह जो पेड़ उगाने वाली प्रक्रिया है, ये तुलसी की प्रक्रिया है। बिल्कुल। फल खाना ही नहीं, बल्कि क्योंकि फल खाते खाते तो एक दिन हालत ये होगी कि सब पेड़ खत्म हो जाएंगे, फल रहेगा ही नहीं, फिर क्या करेंगे। तो जो व्यक्ति उस मूल की तरफ ध्यान देता है, यही इसीलिए लोक मंगल की कामना है कि हम फल खाएं और फल को गुणे भी, गिने भी, कितना पेड़ है, पेड़ कम हो रहा है, पेड़ लगाते जाएं, तब आने वाली पीढ़ी को पेड़ मिलेगा, फल मिलेगा। तो तुलसीदास इस लोक, इसीलिए कृषि जीवन, इसीलिए अगर हम ध्यान से देखें तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वाल्मीकि से उन्होंने आधार लिया है, लेकिन अगर टोटलिटी में हम देखें तो राम का चरित्र हमारे सामने, सीता का चरित्र हमारे सामने, लक्ष्मण भरत का चरित्र हमारे सामने, एक किसान परिवार का चरित्र नजर आता है जी। तो यह जो कृषि संस्कृति है, यही लोक है, और इसी का मंगल चाहते हैं तुलसीदास जी। हमारे गुरुवर त्रिपाठी जी से तुलसीदास के संदर्भ में बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं, सगुण और निर्गुण के संदर्भ में, समन्वयवाद के संदर्भ में, तुलसी के व्यक्तित्व के संदर्भ में, और लोक मंगल की जो दूसरी बातें हम किताबों में पढ़ते हैं उससे कुछ हटकर कुछ नई बातें हमारे सामने आपने रखी हैं। तुलसीदास की जो 12-13 रचनाएं हम देखते हैं, रामचरितमानस उनका जो सबसे प्रचलित ग्रंथ है वो महाकाव्य के लक्षणों से युक्त है। इसके अलावा विनय पत्रिका और कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवय रामायण, ये सारी तो रचनाएं प्रसिद्ध रचनाएं हैं, खंडकाव्य महाकाव्यत्व के लक्षणों वाली हैं। लेकिन इसके अलावा तुलसीदास ने कुछ ऐसी छोटी छोटी 20-20, 22-22 पदों की रचना भी की है। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रचना है वो तुलसीदास के एक अन्य पहलू को समझने के लिए, और वह है रामलला नहछू। यद्यपि संभवतः हो सकता है कि तुलसी की यह सबसे छोटी रचना हो त्रिपाठी जी। इसमें 22 छंद हैं और यह जो है सोहर छंद में लिखी है। जो गांव में स्त्रियां जो हैं मंगल प्रसंगों पर, पुत्र जन्म का प्रसंग हो या विवाह आदि का प्रसंग हो, ऐसे प्रसंगों पर वो सोहर छंद में स्त्रियां गाती हैं। तो ये छोटी छोटी रचनाएं जो हैं वो तुलसीदास ने की, और जब इन रचनाओं को पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं ये जो है रामचरितमानस की पूरक रचनाओं के रूप में ही इनको हमें देखना चाहिए, ये भी बात है। और जो इस मुद्दे को लेकर मैंने इस रचना की बात की कि ये जो है रामलला नहछू, तुलसीदास के ऊपर जो है ब्राह्मणवाद या मनुवाद का आरोप किया जाता है कि वो ये
क्या कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था में मानने वाले हैं, उसको बढ़ावा देने वाले हैं। ये इस बात की लेकर तुलसीदास पर कहीं टीका टिप्पणी भी अक्सर लोग करते मैंने सुना है, देखा है। तो मैंने ऐसे ही एक बार ये रचना छोटी सी उठाई, रामलला नेहचू, चूँकि मैं उस हिंदी प्रदेश से संबंध रखता हूँ जहाँ सोहर आदि हमारे घर में आज भी गाई जाती हैं, तो मैंने कहा सोहर है अगर देखा जाए तो रामलला नेहचू, विवाह के प्रसंग में एक नेहछुर नख काटने की जो है क्रिया होती है, और मंडप के नीचे माँ जो है अपने दूल्हे बनने वाले पुत्र को गोद में लेकर बैठती है और नाइन जो है आती है नख काटती है, और उस समय स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं। अब ये विवाह का एक प्रसंग है, और विवाह के प्रसंग में आप देखें कि जो प्रजाएं, जिसको प्रजा कहते हैं, उसमें तमाम निम्न जाति के लोग ही प्रजाओं के रूप में होते हैं, जिसमें नाऊ है, कहार है, बारिन है, बढ़ईन है, तंबोलिन है, चमारिन है, अहिरिन है, और न जाने कितनी कितनी लोग हैं जो प्रजाएं हैं। और हम ये भी देखते हैं कि विवाह जैसे महत्वपूर्ण प्रसंग को संपन्न करवाने में ब्राह्मण का काम तो बस वो शास्त्रोक्त विधि से मुश्किल से 2-3 घंटे का ही होता है। बाकी विवाह का प्रसंग जो है वो 10 दिन आगे से और 10 दिन पीछे तक नाना प्रकार की लोक रीतियाँ उससे पूर्ण करती हैं। वहाँ जो आपने कर्म करने वाले नख काटना ये सारी चीज़ें कहीं जी वही एक सर्जक का काम है। जी 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 वही सर्जक का काम है। तुलसी का मैं एक अंतिम बताना चाहूँगा, जी 2 मिनट, जहाँ 2 पर मिनट में हाँ बताइए। जहाँ पर हम बात पूरी करेंगे। डासत ही गई बीत निशा सब, कब हुन नाथ नींद भरी सोयो। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी जी लेने के बाद अंतिम समय में आत्म साक्षात्कार कर रहा हो और यह वाक्य कह रहा हो, बहुत कारुणिक है। जी रात भर कभी हम सो नहीं पाए, बिछौना ही बिछाते रहे, और इस बिछौना बिछाने में ही पूरी जिंदगी चली बीत गई। जी तो तुलसी ये भी यही मान रहे हैं। कोई कह सकता है कि तुलसी यह जब कह रहे हैं तो उनका बड़प्पन है, बड़प्पन नहीं है, ये हृदय से निकली हुई टीस है, बिल्कुल। करुणा है, आत्मज्ञान है। और पहले भी आपने कहा कि भीतरी चीज़ को मानते हैं तुलसीदास जी, और यहाँ पर हम देखते हैं जिस बात की ओर मैं इशारा करने जा रहा था कि वो आंगन में वो कार्यक्रम होता है, आंगन दशरथ के आंगन में, और वो आंगन घर का सबसे पवित्र कोना होता है, और वहाँ पर घर के दशरथ के आंगन में ये सारी प्रजाएं, जहाँ चमारिन हैं, तंबोलिन हैं, अहरिन हैं, बरइन हैं, सारी लोग